तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स ले रहे हैं। और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में क्या होता है कि आपको जो खर्चे हैं उनका अपॉर्शनमेंट करना पड़ता है। बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट होते हैं कौन से रेशियो में बांटा जाए भाई खर्चों को। हो सकता है खर्चे सेल्स के बेसिस से बटे, तो जो खर्चे सेल्स से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जैसे आप देखेंगे कमीशन ऑन सेल्स है, आप देखेंगे बैड डेट्स है, ये सब सेल के बेसिस पर होते हैं, है ना। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, कैश डिस्काउंट है, कैरेज ऑन सेल है, सेलिंग एक्सपेंस है, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, ये सब सेल्स के बेसिस पे बढ़ेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेल्स से कनेक्टेड है। कुछ खर्चे परचेज के बेसिस पे भी बढ़ सकते हैं, है ना, जैसे क्रेडिटर्स का कमीशन है, ये सब। इसके अलावा कोई खर्चे एरिया के बेसिस पे भी, कौन से डिपार्टमेंट ने कितना एरिया घेर रखा है, तो जैसे गोडाउन का रेंट है, डेप्रिसिएशन है, टैक्सेस, इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, क्लीनिंग, ये एरिया के बेसिस बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं, तो इनके लिए आपकी बुक में यहाँ बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट और कौन कौन से खर्चे बढ़ सकते हैं, जैसे परचेज के रेशियो में कौन से खर्चे बढ़ सकते हैं, सेल के रेशियो में कौन से खर्चे बढ़ सकते हैं, एरिया के रेशियो में कौन से खर्चे बढ़ सकते हैं, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में कौन से खर्चे बढ़ सकते हैं। तो अदर होता है, तो इतना ज्यादा वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो अब देखते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 1 में इसका यूज करके देखते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आपका। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। 11th में बनाए थे, याद कर लो। और ईयर जो भी आपको दे रखा हो, ट्रायल बैलेंस आपको दे रखी है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि हर चीज में डिपार्टमेंट ए और बी का दे रखा है, और जहाँ ए और बी का दे रखा है वहां तो बांटने की जरूरत ही नहीं है, वो तो एज इट इज दे रखा है। पर जो बांट के, अब जैसे रेंट एंड रेट्स एंड इंश्योरेंस है, ये बांट के नहीं दे रखा, तो यहाँ आपको बांटना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ खर्चे तो बटे हुए दे रखे होंगे, लेकिन कुछ खर्चों को आपको बांटना पड़ेगा। उनके लिए हो सकता है कि कुछ अदर इंफॉर्मेशन आपको दे दे कि हाँ भाई कौन सा खर्चा कौन से रेशियो में बटना है। तो कुछ जगह जैसे इन्होंने दिया भी है कि आइटम ऑफ रेंट, रेट, इंश्योरेंस, संडे एक्सपेंसेस, लाइटिंग, हीटिंग, सैलरी एंड कैरेज इनवर्ड आर अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ 2/3 and 1/3, यानी 2:1 में बांटना है। एडवर्टाइजमेंट को कह रहा है कि इक्वली बांटना है, खुद ने कह दिया। डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड जो सेल और परचेज के रेशियो में बटेगा। डेप्रिसिएशन 10% होगा और उसका रेशियो 3:1 होगा। सर्विसेज, एक दूसरे को सर्विसेज भी दी हैं। क्या होता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विसेज भी देता है। जैसे कोई मम्मी है, वो साड़ी खरीदने गई हुई है, अब बेटे ने कहा कि मैं तो पेंसिल लूंगा। अब पेंसिल लूंगा तो साड़ी डिपार्टमेंट में तो नहीं मिलेगी ना, तो डेफिनेटली वो साड़ी डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा, अपना क्लाइंट थोड़ा जाना देगा, वो पेंसिल का एक डब्बा स्टेशनरी डिपार्टमेंट से मंगा लेगा, वहां दे दिया। तो ये इस तरीके से एक गुड दूसरे गुड डिपार्टमेंट में क्या हुई, ट्रांसफर हुई। और इसी से तरीके से सर्विसेज भी ट्रांसफर हो सकती हैं। इनको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल परचेज और इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज, इस तरह से दी जा सकती हैं। और उसका बहुत ही सिंपल रूल है, अगर इंटर डिपार्टमेंटल कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है, बहुत ही सिंपल रूल है, बता रहा हूँ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बहुत ही सिंपल रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसने रिसीव किया उसको डेबिट कर दो, जिसने दी है उसको क्रेडिट कर दो। बहुत ही सिंपल वे में चलेगा। और देन आपको लास्ट में यहाँ दिया है क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। तो अब एक एक चीज पुट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ दिया है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल एंड वेजेस, ये खर्चे आपको दिए हैं। तो ये तो बटे हुए दे रखे हैं, इनमें तो बांटना ही क्या है आपको, तो ये तो एज इट इज लिख दो। ये देखो, ये आपका ओपनिंग स्टॉक, ये परचेजेस, ये सेल और ये वेजेस, ये तो बटे हुए दे रखे हैं। टोटल का कॉलम आप बनाओ तो बना लो, वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ए और बी के डिपार्टमेंट से ही काम चल जाएगा। टोटल का कॉलम तो ना भी बनाओ तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब आपको दे रखा है रेंट, रेंट दे रखा है 1878, पर हमें पता नहीं रेंट कौन से रेशियो में बांटना है, लेकिन यहाँ हिंट दिया था कि रेंट वगैरह को आपको बांटना है 2:1 में। तो रेंट, रेट, इंश्योरेंस, संडे एक्सपेंस, लाइटिंग, हीटिंग, सैलरी एंड कैरेज इनवर्ड, ये सब 2:1 में यहाँ बटेंगे। तो ये देखो रेंट है, टोटल है 1878, इसको 2:1 में बांट दिया। ऐसे और जो भी खर्चे इन्होंने कहे हैं वो सारे 2:1 में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सब खर्चों के लिए आपको कहा गया है डिस्काउंट अलाउड जो है वो आपका सेल्स के रेशियो में बांटा गया है, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो आपका परचेज के रेशियो में कहा गया है। ये भी ये रहा, डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड, सबके लिए कुछ ना कुछ कहा है। तो जो जो सारे खर्चे हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपका यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, पॉइंट नंबर 7 में ये क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। और जो ट्रांसफर है उसको भी देख लो, सर्विसेज रेंडर्ड बाय बी डिपार्टमेंट टू ए, बी ने ए को दी, तो ए हो गया रिसीवर, ए हो गया रिसीवर, तो ए तो क्या करेगा, डेबिट करेगा, ये लिखा है ना।
सर्विसेज रेंडर्ड बाय बी डिपार्टमेंट टू ए को मिली है सर्विसेज 100, तो ए तो डेबिट हो जाएगा, देखो ए डेबिट हुआ है, और बी ने दी है तो बी क्या हो जाएगा, बी क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही कोई और भी ट्रांसफर है यहाँ जो कि किया गया है, ये रहा इंटरनल ट्रांसफर ऑफ गुड्स ए टू बी, आपके बी ने रिसीव किया है तो बी तो डेबिट हो जाएगा और ए क्रेडिट हो जाएगा। बस ट्रांसफर लिख दे, बाय ट्रांसफर और टू ट्रांसफर लिख दे, इतने में ही काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये सब चीजें होने के बाद आपका बैलेंसिंग फिगर में क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहाँ आ जाएगा, ट्रेडिंग से P&L में आ जाएगा। अब बाकी की इनकम और बाकी के खर्चे लिखेंगे तो बैलेंसिंग फिगर में यहाँ आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा, ये नेट प्रॉफिट निकल गया। ए डिपार्टमेंट का लॉस निकल रहा है तो इसका लॉस निकल जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। ये टोटल्स हो गए, बैलेंसिंग फिगर में नेट प्रॉफिट निकल गया। अब बैलेंस शीट जो है वो एक साथ बनती है, बैलेंस शीट अलग अलग नहीं बनती है। बैलेंस शीट तो जैसे प्लांट एंड मशीनरी की तो पूरी एक ही होगी, जितना डेप्शन है लेस कर दो, फर्नीचर पे जितना डेप्शन है लेस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक आपको दोनों के दे रखे थे लिख दो, डेटर कैश इन एंड कैश एट बैंक सब ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं। कैपिटल में आप जानते हैं नेट प्रॉफिट आपका ऐड होता है, तो बी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट तो ऐड हुआ है, लेकिन ए डिपार्टमेंट का लॉस हुआ था वो लेस होगा। कोई ड्राइंग है तो लेस होती है। बैलेंस शीट के दोनों टोटल जो हैं वो आपके इक्वल आने चाहिए, अगर इक्वल आ गए तो आपका आंसर सही है। नीचे कुछ वर्किंग दे दी है कि डिस्काउंट अलाउड को कौन से रेशियो में बांटा गया है, डिस्काउंट रिसीव्ड को कौन से रेशियो में बांटा गया है, और ये भी कह दिया गया कैलकुलेशन नियरेस्ट रुपये में की गई है। जब आप बांटते हैं तो 10 20 50 पैसे का चक्कर पड़ता है, तो उसमें रूल क्या है, अगर 50 पैसे या उससे ऊपर है तो पूरा रुपया बना दो, और 50 से कम है तो उस पैसे को इग्नोर कर दो, क्योंकि एकदम फेयर कैलकुलेशन तो हो ही नहीं सकती ना, इसीलिए नियरेस्ट रुपये में की है कैलकुलेशन, ये सब चीज उसमें लिख देनी चाहिए। तो कुल मिलाकर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L आपका बनाया गया है। ट्रेडिंग में कौन से खर्चे होते हैं तो ये तो लिस्ट आपको याद ही रखनी पड़ेगी। ट्रेडिंग के खर्चे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 11th में हमने पढ़े थे, 5 साल हो गए लेकिन उपाय नहीं है। और आपके P&L में आते हैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये तो लिस्ट आपको ध्यान ही रखनी पड़ेगी और कोई उपाय नहीं है। बाकी ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से निकला, यहाँ से नेट प्रॉफिट निकला, ये ग्रॉस नेट प्रॉफिट जाके कैपिटल में एडलेस हो जाता है, बैलेंस शीट की दोनों साइडें इक्वल आ जाएगी, इसका मतलब आपका आंसर सही है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 में देखिए, अब ट्रायल बैलेंस देने की बजाय क्या है, इस तरह से डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दे दिए, है ट्रायल बैलेंस ही, जानबूझकर इस तरह से दिए जिससे कि आप उलझ जाएं, आपको आइटम ढूंढना पड़े, कुछ नहीं है। ये रहा देखो, ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट एक्स का कितना है, वाई का कितना है, सब आइटम बटे हुए दे रखे हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ये एक्स और वाई का अलग अलग दे रखा है। तो अब आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बन जाएगा फॉर द ईयर एंडेड, डिपार्टमेंट एक्स के लिए और वाई के लिए। देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, इससे आपका जीपी निकल जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आपको आता है। और ये आपका P&L अकाउंट है, सब रेशियो दे रखे हैं, कौन कौन से रेशियो में बांटा है ये देखो, उससे आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। और देन आपका कुछ चीजें ऐसी हैं, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसा है, वैसे तो यहाँ आपका काम खत्म हो जाता है कि जब आपका नेट प्रॉफिट निकल गया ना, तो नेट प्रॉफिट निकलने के बाद आपका काम खत्म हो जाना चाहिए था, पर इन्होंने जनरल P&L बनाया है। ये जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ आ गए आपके दोनों डिपार्टमेंट के। एक खर्चा इन्होंने दिखाया, कौन सा खर्चा दिखाया, इन्होंने दिखाया इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। वैसे इन्होंने जबरदस्ती दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट यहाँ दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आपका P&L में भी सेट हो सकता था, और ये बात इन्होंने भी मानी है। और इन्होंने ये बात पॉइंट नंबर 5 में कहा है कि इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज चार्ज टू जनरल P&L अकाउंट, ऑल्टरनेटिवली इट कैन बी चार्ज टू P&L इन इक्वल प्रोपोर्शन। कि भाई ओवरड्राफ्ट जो है आप उसके लिए अलग से P&L क्यों बना रहे हैं, उसको नॉर्मल P&L में डाल दें और यही इक्वल प्रोपोर्शन में बांट दें उसको, तो आपको जनरल P&L बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आपको बैंक ओवरड्राफ्ट P&L में दिखा देना चाहिए, जनरल P&L की आपको कोई जरूरत नहीं है। देन आप फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में जो भी नेट प्रॉफिट आए हैं कैपिटल के अंदर आप नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, और जो सारे एडजस्टमेंट हैं, क्लोजिंग स्टॉक है, डेटर पे कोई प्रोविजन बनाया है वो है, वो सब दिखा देंगे। बैलेंस शीट का टोटल आपका इक्वल आ जाएगा। वहां कुछ नीचे वर्किंग दे रखी है, कौन से खर्चे कौन से रेशियो में बांटे गए हैं, तो ये स्ट्रगल थोड़ी सी आपको करनी चाहिए, इससे आपको पता लगेगा कि आपको एनालिटिकली आएगा कि कौन से खर्चे कौन से रेशियो में बंटने चाहिए, इसलिए ये चीज तो आपको सीखनी ही पड़ेगी।